आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कैसे स्लोवेनिया और स्लोवाकिया के वीज़ा ऑपरेशंस अभी रिज्यूम होंगे और किस तरीके से हम उनके वीज़ा को अप्लाई करके उसका टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। तो अब स्लोवेनिया और स्लोवाकिया के वीज़ा ओपन हो चुके हैं, जिसमें स्लोवेनिया की तो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं और स्लोवाकिया की भी इंडिया में काफ़ी कॉन्सुलेट्स में आने लग गई हैं अपॉइंटमेंट्स। तो स्लोवेनिया और स्लोवाकिया का, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक एडवांटेज आप ले सकते हैं इन द बिगनिंग, यानी अभी एज ऑफ नाउ इन द मंथ ऑफ मई एंड टिल अर्ली जून, आपको इनफैक्ट मिड ऑफ जून तक कह लीजिए, आपको एक एडवांटेज मिलेगा जिसमें रेगुलर प्रोफाइल्स को भी वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। काफ़ी व्यूअर्स ने कमेंट भी किया कि उनको वीज़ा मिले भी हैं। तो अब मैं, जो व्यूअर्स हैं आप में से वो लोग हैं जो शेंगन में जाना चाह रहे थे और दे वांटेड टू अप्लाई फॉर एन ऑप्शन फॉर स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या इसका प्रोसेस है, कितना बैंक बैलेंस रहे, क्या सैलरी रखें जिससे हमारा वीज़ा हमें मिल सके। अगर आप नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर पोस्ट होती रहती है। तो नाउ स्लोवेकिया स्लोवानिया दोनों ही शेंगन स्टेट्स हैं, नेबर्स हैं, आसपास हैं, और दोनों के ही जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सिमिलर सी हैं। यानी 3 मंथ से लेके 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगी, 3 मंथ की मिनिमम चाहिए होगी। काफ़ी केसेस में 3 मंथ की एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि 3 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और 6 मंथ की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको सिंसियरली एडवाइस करूँगा कि 6 मंथ की लगाएं। 2 साल का मिनिमम टैक्स रिटर्न इसमें लगाना होता है। अगेन, अगर आपको लगता है कि आपका टैक्स रिटर्न 3rd साल का लगाने से आपका जो है आपको एडवांटेज मिलता है, तो 3rd ईयर की टैक्स रिटर्न तभी लगाएं अगर उसकी फिगर्स अच्छी हैं। तो 3rd, अगर आप जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ लगाएं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, और ख़ास तौर से गलतियाँ होती हैं जिनके बिजनेसेस हैं। यानी आपका अगर रिसेंटली बिजनेस रजिस्टर हुआ है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीज़ा आप रजिस्टर करा रहे हैं, तो उससे वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। स्लोवेनिया स्लोवाकिया का भी मुश्किल हो जाएगा। इमीडिएटली अगर आपने बिजनेस रजिस्टर कराया तब तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस कम से कम 6 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, नए बिजनेस में जब आप वीज़ा लेने जाएंगे तो काउंसलर थोड़ा सस्पिशियस तो होएगा ना, भाई अभी तो आपने नया नया बिजनेस शुरू करा, इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, आपको एकदम से यूरोप जाने की क्या पड़ी है। या फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इस चीज़ को प्रूव कर सके कि आप रेगुलरली यूरोप जाते रहे हैं या अलग कंट्रीज में जाते रहे हैं, तो फिर आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर किसी का फ्रेश पासपोर्ट है और रिसेंटली रजिस्टर्ड कंपनी के बेसिस पे वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उससे हमेशा काउंसलर को ये रहेगा कि आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हैं, तो ऐसी इनिशियल स्टेज में जब बिजनेस को आपकी रिक्वायरमेंट है, आप क्यों शेंगन एरिया में आना चाहते हैं, इतना सा डाउट आते ही वो आगे कुछ सोचेगा ही नहीं और वीज़ा अप्रूवल का रेशियो नेचुरली ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अभी बिजनेस आपने रजिस्टर किया तो इमीडिएटली अभी के अभी अप्लाई ना करें, 6 महीने या उससे ज़्यादा पुराना हो तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा, जो लोग जॉब करते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप एनओसी बनवाते हैं उसमें डेट के साथ साथ कंट्री का नाम भी लिखा हो। काफ़ी सारे एनओसीज हमारे पास आते हैं, जब क्लाइंट्स हमें देते हैं तो हम उसमें देखते हैं, उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि 1 जून से 10 जून तक की इन्होंने छुट्टी ली और हमने कोई इनको हमें अप्रूव कर दी है ये अपनी छुट्टियां, और ये इंटरनेशनल ट्रैवल पे जा सकते हैं। ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन ये और भी अच्छा हो जाएगा अगर आप उसमें पर्टिकुलर कंट्री जिसमें आप वीज़ा लगाने वाले हैं उसका नाम मेंशन कर दें कि भाई क्या आपने अपने एम्प्लॉयर को बताया है कि आप स्लोवेनिया आने वाले हैं। हो सकता है आपने अपने एम्प्लॉयर को थाईलैंड का बोल के छुट्टी ली हो, इंटरनेशनल तो नेपाल भी है, इंटरनेशनल श्रीलंका भी है, तो ये आपने बताया है कि आप शेंगन एरिया में आ रहे हैं, वो ये सोच सकते हैं। ओके, तो ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल चलता है, लेकिन सिर्फ चलने वाला डॉक्यूमेंट ना लगाएं, डॉक्यूमेंट वो लगाएं जिससे रेलेवेंस इंक्रीज हो। यानी आप अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में या लीव अप्रूवल लेटर में या सैंक्शन लीव लेटर में ये चीज़ भी लिखवाएं आप कौन सी कंट्री में जाने वाले हैं। इसके बाद आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लगाएं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आइटनरी आपकी पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड हो, डे 1 में आपका क्या प्लान है, 2 में क्या प्लान है, 3 में क्या प्लान है, XYZ, जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं, इट शुड मेक सेंस। आप ऐसी कोई डेस्टिनेशन ना ऐड करें जिनकी ज्योग्राफिकल कोई सेंस ही नहीं बन रही है। दूसरा, होटल्स। लोग होटल्स में भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? booking.com से कोई भी सस्ता सा होटल उठा लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली में
दिखाते हैं इंडियन एम्बेसी में, जी मेरे को दिल्ली घूमना है, मुझे इंडिया गेट देखना है, मुझे अक्षरधाम टेम्पल देखना है, मुझे पार्लियामेंट देखना है, कुछ भी देखना है, कुतुब मीनार देखना है, उस केस में आप अपना होटल दिखा रहे हैं गाजियाबाद में या ग्रेटर नोएडा में, तो क्या इंडियन एम्बेसी को डाउट नहीं होएगा? अब आपने तो booking.com या गूगल सर्च करके कोई सस्ता सा होटल उठा लिया, क्या उसकी लोकेशन चेक करी कि जिन जिन एरियाज पे आप घूमने जाने वाले हैं क्या उसकी प्रॉक्सिमिटी में होटल है भी कि नहीं? ग्रेटर नोएडा से कौन दिल्ली अप एंड डाउन करेगा? इट्स डजंट मेक सेंस, राइट? तो सिमिलरली जब आप होटल चूज करें, इट शुड मेक सेंस। ये मैंने पहले भी कई बार बताया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपकी फ्लाइट टिकट कॉपी का। लोग डमी टिकट लगा देते हैं, ठीक है, डमी टिकट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन फेक टिकट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। यानी किसी ने टिकट इशू करी, आपने उसका नाम हटा के अपना नाम लिख दिया और उसको लगा दिया एज इट इज। ये गलत है, क्योंकि जब उसका पीएनआर या टिकट नंबर एक्सेस किया जाएगा तो वैसे ही उनको पता चल जाएगा किसी और के नाम पे है, तो आपको ऐसा करना ही क्यों है? और एम्बेसी जब आपसे कंफर्म टिकट मांग ही नहीं रही तो ऐसा रिस्क ले क्यों रहे हैं? एक नॉर्मल सा पीएनआर बना के उनको दे दीजिए। किसी भी एयरलाइन से, जिसकी भी एयरलाइन की टिकट आप लेना चाहते हैं, उनको कॉल करके पीएनआर की कॉपी मंगा सकते हैं। जिस भी एजेंट से आप वीज़ा लगवा रहे हैं उनसे मंगा सकते हैं, वो आपके लिए वैसे भी कर देंगे। अगर आप खुद लगा रहे हैं तो एयरलाइन से कॉल करें, वो आपको पीएनआर कॉपी भेज देंगे। ऑनलाइन भी आपको पीएनआर कॉपीज मिल जाएंगी, ये मुश्किल नहीं होता। लेकिन रेलेवेंट पीएनआर कॉपीज लगाएं, फेक टिकट ना लगाएं। ये सारी चीजें हैं। अब बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस कोई आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि आपने बैंक बैलेंस मेंटेन ही नहीं किया हुआ। अब इस केस में अगर आप 4 से 5 लाख का एक एवरेज बैंक बैलेंस दिखाते हैं, वो पूरा जस्टिस करेगा, इट विल डू जस्टिस, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 3.5-3 भी हो गया तो भी इट्स फाइन, बट आपके पास ये दिखना चाहिए रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कितनी सैलरी होनी चाहिए? लोगों को ये भी डाउट रहता है। इसमें देखिए, सैलरी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। मैं बोल दूं मेरी सैलरी 10 लाख है, लेकिन मेरे ऊपर 9.5 लाख रुपए का खर्चा है, तो कोई फर्क नहीं हुआ। और साइमल्टेनियसली मैं कह दूं मेरी सैलरी 25,000 रुपये, लेकिन मेरे ऊपर कोई खर्चा नहीं, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, सब कुछ वही पापा दे रहे हैं, वो भी अकाउंटेबल रहेगा। तो सैलरी की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी अगर 30-35 हज़ार रुपये मिनिमम सैलरी है जिसमें आपके एक्सपेंसेस नहीं है तो इट विल सफाइस, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। अप्लाई करने के लिए वीएफएस में जाके आपने सिर्फ अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाके इन डॉक्यूमेंट्स के साथ फिजिकली प्रेजेंट होना है, बायोमेट्रिक्स देने हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना है जिसमें 6 महीने की वैलिडिटी बची हो, दैट्स ऑल। 2 फोटोग्राफ साथ में रखें, 35x45 mm वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश के साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट जाके, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी हो चुका है, इसका ध्यान रखें, और वहाँ पे जाके जमा करके आएं और अपने रिजल्ट का वेट करें, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें फॉलो करने पर आई एम वेरी मच श्योर आपका काम हो जाना चाहिए और आपको वीज़ा मिल जाना चाहिए। इसके लिए अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, बट ये प्रोसेस ईजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।